सो हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये आपका वीडियो जो होने वाला है वो आपका स्मार्ट ग्रिड है, यूनिट नंबर थर्ड, 8th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो हम इसको मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके उस वीडियो को देख लें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये दोनों यूनिट, मतलब थर्ड यूनिट। तो चलिए, थर्ड यूनिट का नाम क्या है? थर्ड यूनिट का नाम जो है आपका स्मार्ट ग्रिड। आप जानते होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये आपका लास्ट सेमेस्टर का एक कह सकते हैं सब्जेक्ट है, जिसका कि हम थर्ड यूनिट का नाम है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी सेकंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। कि हमारा सबसे पहला मोटिव होता है कि हम कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बताते हैं कि हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्मार्ट सब स्टेशन देखने वाले हैं। हमारा सब स्टेशन कैसे स्मार्ट होता है, क्या स्मार्ट सब स्टेशन और जो एक नॉर्मल स्टेशन होता है, एक जो नॉर्मल या जो एक ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मीन्स होता है TRADI, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो सब स्टेशन होता है और जो हमारा स्मार्ट सब स्टेशन होता है, वो कैसे डिफरेंट होते हैं। मतलब स्मार्ट लग गया तो भाई ऑब्वियसली इसमें कुछ अलग होगा ही। फिर सब स्टेशन ऑटोमेशन हम देखेंगे, उसके बाद फीडर ऑटोमेशन देखेंगे, फीडर कैसे ऑटोमेशन फीडर आया, ठीक है। उसके बाद हम जियोग्राफिकल, जो GIS है, जो GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक मिनट यार, मैं मतलब ये कि हर चीज जो है अभी हमारे लिए नया, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ भाई, रिकॉर्ड हो रही है। अगर मान के चलो मैं सब कुछ बोल दूं और वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो, तब तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है यार। मैं देख रहे हो ना? ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। ऑल राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टॉपिक कवर क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फिर से इंटेलिजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसे याद रखिएगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मतलब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ने वाला, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट स्टोरेज बैटरी लाइक SMES पढ़ेंगे। फिर से पंप हाइड्रो, मतलब अभी इसका फुल फॉर्म बताएंगे। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर नहीं होता है इसका, मतलब सुपर कंडक्टर शायद ऐसा होता है कुछ। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका पूरा थ्योरी पोर्शन है बहुत अच्छे से। पंप एयर एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद हम वाइड एरिया में मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, WAMS कहते हैं। फिर से फेजर मेजरमेंट यूनिट, ये आपने मतलब पावर सिस्टम जो, अगर टू आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम टू, तो उसमें आपको ये मिला होगा। इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है फेजर मेजरमेंट यूनिट का, तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हमारा पहला चीज है स्मार्ट सबस्टेशन। तो सबस्टेशन क्या होता है? सबस्टेशन मीन्स ऑलरेडी आप जानते होंगे कि सबस्टेशन जो होता है जिसमें जब भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम फिगर से भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से। मतलब आप तो जानते हो क्वालिटी कंटेंट एंड मतलब अपनी तरह से यार मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट अपने तरीके से कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। एंड आई नो कि आप लोग के जो सपोर्ट होते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं यार। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट होंगे, मतलब मैं जो भी वन शॉट अपलोड करता हूँ, वो कितना, मतलब वन शॉट जो भी अपलोड करता हूँ वो एक इलेक्ट्रिकल का अपलोड करता हूँ। आप कहोगे मैं क्या बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। फाइनल ईयर में मतलब कितने बच्चे होंगे यार? मुझे लगता है फाइनल ईयर में अधिक से अधिक होंगे तो पूरी यूपी में मिला लिया जाए तो 8 से 10 हजार मुझे लगता है ना, एवरेज चलो 25-30 हजार मान लेते हैं। अगर 25-30 हजार में 5 हजार को भी मैं अप्रोच कर पा रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे मेरे व्यूज आ जाते हैं, तो बहुत मेरे लिए है यार। इससे अधिक भी नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा की भी नहीं चाहिए। मैं बस जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे को हेल्प हो रहा है, आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, इससे अधिक क्या चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। स्मार्ट सब स्टेशन में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्मार्ट सब स्टेशन बिल्ड एन इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट वेयर द डिवाइस वर्क्स ऑन देयर सेम नेटवर्क्स, लाइक सेम नेटवर्क यूज IED, मतलब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं एंड रिमोट कंट्रोल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक ऑटोमेशन, मतलब ये इसमें ऑटोमेशन होता है। जो हमारा स्मार्ट सब स्टेशन होता है उसमें IED, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स इनेबल रिमोट मॉनिटरिंग विद द यूज ऑफ DA। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे डेटा साइंस नहीं होगा, DE सब DA जो पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन होगा, ठीक है। यूज कम्युनिकेशन नेटवर्क, IP मीन्स इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल, एज वेल एज AI का फुल फॉर्म जानते होंगे, इंटेलिजेंस मतलब AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका यूज करते हैं। सेंसर मॉनिटर पावर क्वालिटी एंड कंडीशन, इसका यूज करके हमारा जो सब स्टेशन एक नॉर्मल सब स्टेशन से एडवांस बन जाता है। इंटेलिजेंट स्विचिंग इंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी, जो हमारा इंटेलिजेंस ये इंश्योर करता है कि हमारा
जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्मार्ट सब स्टेशन होता है, एज वेल एज अगर इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो डेवलप इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट स्टेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग हम दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट डेवलप इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनेबल एनर्जी सेविंग कंसेप्ट विद द कंज्यूमर कन्वीनियंस। मतलब कंज्यूमर के फीडबैक से हम इसको डेवलप करते हैं, मतलब इंप्रूव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मार्ट सब स्टेशन। अब स्मार्ट सब स्टेशन क्या है, देखिए ये हमारा मान के चलो जो है 132 केवी का लाइन आ रहा है, ठीक है। 132 केवी का लाइन आता है, आप जानते होंगे सब स्टेशन जो होता है 33 बाई जो भी होता है 11 केवी होता है ना, या मतलब 132/33 केवी ऐसा होता है ना। तो ये मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ सब स्टेशन, जैसे आपने भी अगर इंटर्नशिप किया होगा तो सब स्टेशन से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो सब स्टेशन से भी किए होंगे तो ऐसे सब स्टेशन पे जाके देखे होंगे तो आपको मतलब ये तो आइडिया होगा, या फाइनल ईयर में है सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन मतलब वही होता है जहाँ हम जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को क्या करते हैं। सब स्टेशन मीन्स क्या होता है, सब स्टेशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब वोल्टेज लेवल को जो हम लिख दे रहे हैं, एक बार अगर आपको याद नहीं होगा तो याद तो होगा ही, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं, वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करते हैं सब स्टेशन पे। मतलब जो भी हमारा काम होता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना, मतलब इसमें कैपेसिटर बैंक लगाना, कोई हार्मोनिक्स आ गया तो उसको रिड्यूस करना, एक सब स्टेशन वही मतलब चीज होता है। तो ये हमारा मतलब लाइट आ रही है 132 केबी, उसके बाद 33 मीटर 1100 होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर से यहाँ से हमारे घरों तक ये हमारा मतलब कमर्शियल जो माइक्रो ग्रिड है, एनर्जी स्टोरेज, यहाँ पे हम मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो ये जो स्मार्ट सब स्टेशन होता है इसमें बाई डायरेक्शनल BI/DIRECT है, बाई डायरेक्शनल फ्लो भी हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमारा स्मार्ट सब स्टेशन जो है इसमें हम यूज करते हैं IEC, अभी आपने देखा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सब फंक्शन क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट, मतलब जितना आपको पावर चाहिए उतना ही पावर केवल ये सप्लाई करता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज जनरेशन, डिसेंट्रलाइज जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज मतलब वही मतलब लाइक इसमें बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। डिसेंट्रलाइज मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही इसका हो, लाइक कन्वेंशनल जो होता था पहले का उसमें सेंट्रलाइज होना चाहिए था। ऑटोनोमस ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉल्ट, मतलब इस फॉल्ट के दौरान भी हमारा ऑटोनोमस ऑपरेशन होता है। पावर क्वालिटी मैनेजमेंट, अभी हमने बताया कि जो सब स्टेशन होता है वहां केवल वोल्टेज को ही अप एंड डाउन नहीं करते हैं, वहां हम फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा पावर फैक्टर होता है उसको भी हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिजाइन क्राइटेरिया फॉर स्मार्ट सब स्टेशन। स्मार्ट सब स्टेशन के लिए हमारा डिजाइन क्राइटेरिया क्या होना है, रिलायबल होना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर हम स्मार्ट सब स्टेशन कब कहेंगे यार, जब रिलायबल होगा, जब सिक्योर होगा, जब इंट्रो पर एबिलिटी होगा, एज वेल एज रिकॉन्फिगरेबिलिटी होगा, एज वेल कंट्रोलेबिलिटी, मतलब हम कंट्रोल कर पाए, सिक्योरिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो, रिलायबिलिटी हो, फिर से कॉन्फिगरेबिलिटी हो। तो इस टाइप के अगर फीचर्स हमारे किसी भी सब स्टेशन में पाए जाते हैं तो स्मार्ट होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड स्लाइड, फीचर क्या होना चाहिए। सबसे पहला फीचर जो है कंट्रोल ऑफ द पावर फ्लो इन द नेटवर्क, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेते हैं यार, जो फीचर है तो इंटेलिजेंट प्राइमरी डिवाइस, जो हमारा प्राइमरी हम डिवाइस यूज करते हैं वो इंटेलिजेंट होता है। नेटवर्क सेकेंडरी डिवाइस, जो सेकेंडरी डिवाइस होता है उसे नेटवर्क होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो हमें मिलता रहता है। उसके बाद आगे हम बात करें वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल, हम वोल्टेज के प्रोफाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इम्यूनिटी टू पावर, जो क्वालिटी है इशू, पावर क्वालिटी के इशू को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्यून मतलब उससे क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये हम हाईलाइट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस आउटेज एज वेल एज माइक्रो ग्रिड कंट्रोलेबिलिटी, उसके बाद ऑटोमेटेड ऑपरेशन होता है। तो ये हमारे क्या है, फीचर्स हैं। लाइक अगर ट्रेडिशनल की बात करें, देखो यहाँ समझाया ट्रेडिशनल, यहाँ ध्यान समझो, तो ट्रेडिशनल हमारे होते हैं। एक मिनट रेड कलर ले लेते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल होता है उसमें जनरेशन होगा, सबसे पहले हमारे मान चलो यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर से हमारा क्या हो गया, जनरेशन हो गया, जनरेशन के बाद हमारा ये ट्रांसमिशन हुआ सेकंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद हमारे घरों तक आया। तो ये हमारा क्या है, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल। उसके बाद स्मार्ट में क्या है, जनरेशन तो होगा ही, जनरेशन के साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, घरों तक भी होगा। घर पे जो ये सोलर लगा है, देखिए इसको हम हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे सोलर लगा है, सोलर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है बाई डायरेक्शनल, वही मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल, DIRECT, बाई डायरेक्शनल, इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। लेकिन इसमें केवल क्या होता है, इसमें यूनी डायरेक्शनल, यूनी DIRECTION, यूनी डायरेक्शनल, ये केवल और केवल यूनी डायरेक्शनल ही सपोर्ट करता है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल सपोर्ट हमारा करता है, जो हमारे स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट जो हमारा सब स्टेशन है। ऑल राइट, आपको ये बहुत ही जैसे क्लियर स्लाइड हो गया होगा। अब चलते हैं सब स्टेशन ऑटोमेशन। तो नाम से ही क्लियर है यार, सब स्टेशन ऑटोमेशन इज IED, सबसे इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर कंट्रोल, ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है एंड ऑपरेट जो करता है सब स्टेशन इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली एंड रिमोटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक और रिमोटली। आई थिंक वीडियो आज मेरा नहीं दिख रहा है,
हाँ, वीडियो मैंने इनेबल नहीं किया है। नहीं तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर पीछे पीछे वाला वीडियो देखोगे तो यहाँ पे मतलब आप मैं मतलब वीडियो भी आप ना दिखा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या फायदा वीडियो दिखाने के लिए लाइट पीछे ऑन करना पड़ता है, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, तो कोई जरूरी नहीं, कोई मैं कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मुझे अपना चेहरा दिखाना जरूरत है। ये हमारा कंटेंट क्वालिटी फोकस होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले की आइडिया की हम बात करते हैं। ये मैनुअल मैनुअल से हमारा डिजिटल हुआ, डिजिटल से इंटेलिजेंट हुआ, इंटेलिजेंट के बाद हम रिमोट कंट्रोल भी करते हैं, तो ये हमारा सब स्टेशन ऑटोमेशन है। हम ऑटोमेशन ऑटोमेशन ला देते हैं, लाइक यूजिंग सबसे पहला मीनिंग और वर्किंग क्या है। सबसे पहले स्काडा का फुल फॉर्म जानते होंगे, स्काडा इंटीग्रेशन। जो हमारा सब स्टेशन होता है उसमें स्काडा इंटीग्रेट करते हैं, लाइक स्काडा में इसका होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इसका फुल फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा यार, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा पढ़ा होगा ना। तो इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस जैसे हमारा सब स्टेशन है, देखिए सब स्टेशन में ये कंट्रोल पैनल होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। कंट्रोल, एक मिनट यहाँ पे दे रहा है, ये कंट्रोल पैनल होते हैं, कंट्रोल पैनल ये लगे होते हैं। आप सब स्टेशन में कभी जाओ ना यार, इंटर्नशिप किया होगा तो पता होगा, इंटर्नशिप जब करते हो तो बहुत लंबे लंबे मतलब लगे होते हैं कंट्रोल पैनल, जहाँ सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस का यूज करके माइक्रो ग्रिड इनेबल, ऑटोमेटेड इम्यूनिटी, बाई डायरेक्शनल फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाई डायरेक्शनल फ्लो हम करते हैं। तो स्काडा का यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, पैरामीटर मॉनिटर करते हैं। वोल्टेज देखिए इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज करंट जो है फ्रीक्वेंसी, इसको भी हम कंट्रोल करते हैं, और रिमोट कंट्रोल भी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिमोट कंट्रोल सेंटर भी होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑन दिस क्या कह सकते हैं स्लाइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारा कन्वेंशनल से कैसे इवोल्यूशन हुआ, वही सबसे पहले स्काडा लगाएं, स्काडा लगाने के बाद इंटेलिजेंट, ये हमारा मतलब ये नहीं है यार, ये तो हमारा पुराना हो गया स्मार्ट ग्रिड। मतलब जब मैं पीपीटी बनाता हूँ ना तो ये मतलब इसको रिमूव करना भूल गया था। एनीवे, आगे हम बात करते हैं दूसरा जो है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईईडी। आईईडी का हम यूज करते हैं, लाइक माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिप्लेस द कन्वेंशनल रिले, मोर एक्यूरेट एंड फास्टर, मोर एक्यूरेट और फास्टर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आईईडी, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद थर्ड जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या होता है, डाटा ट्रांसफर करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, इथरनेट केबल, मोड बस का यूज करते हैं, आईसी का प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं, इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन। पहले जो होता था हमारा पुराना जो कन्वेंशनल होता था उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता था, लेकिन अभी हम रियल का टाइम कम्युनिकेशन भी करते हैं। उसके बाद चौथा जो बात हम कर रहे हैं, चौथा जो है जीयूआई। ये जीयूआई का तो हम जानते होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पे यूजर नहीं लिखा, यूजर भी होता है, यहाँ पे हमें लगता है कि यूजर भी होना चाहिए, यूएसआर, यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल पैनल शो करता है, सिस्टम लेआउट, इक्विपमेंट स्टेटस, फॉल्ट अलार्म, मतलब ये फॉल्ट अलार्म करता है अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये इजी ऑपरेट इंस्ट्रक्शन करता है। उसके बाद हमारा पांचवा जो है डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन, लाइक कंटिन्यू डेटा रिकॉर्डिंग, यूज फॉर फॉल्ट एनालिसिस, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग, एज वेल एज सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह से जो हमारा एक मतलब एक कन्वेंशनल था, जो ऑटोमेटिक नहीं था, वो हमारा सब स्टेशन कैसे हो गया, बाय द यूज ऑफ लाइक पहला जो है सब स्टेशन इंटीग्रेशन, हमने स्काडा का इंटीग्रेशन किया, फिर आईसी लगाया, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, फिर जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने लगाया, फिर से डाटा प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग इसको बना दिया। तो इस तरह से हमारा जो एक नॉर्मल सब स्टेशन था उसको हमने स्मार्ट कर दिया। अब इसका की बेनिफिट क्या है भाई, की बेनिफिट क्या है, ऑटोमेटिक सुपरविजन, लाइक इंश्योर सेफ्टी ऑपरेशन, जो है एवॉइड रॉन्ग स्विचिंग, मतलब अगर हमारा ऑटोमेटेड सब स्टेशन है तो ये रॉन्ग स्विचिंग यहाँ पे नहीं होगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, बेटर यूजिलाइजेशन होगा। उसके बाद हमारा अलार्म एंड वार्निंग होगा, फास्ट एंड फॉल्ट डिटेक्शन होगा। तो इस तरह से हमारा जो है की बेनिफिट है यूज ऑफ स्मार्ट सब स्टेशन, लाइक यहाँ पे लिख रहा है कि स्टेशन लेवल होता है। स्टेशन लेवल क्या होता है, जहाँ पे हम ह्यूमन जो होते हैं, मशीन, ये जीयूआई जो हमारा जीयूआई इंटरफेसिंग होता है, तो ये हमारा स्टेशन लेवल होता है जो हम स्टेशन लेवल से करते हैं। बे लेवल का होता है जहाँ पे आईईडी, इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके, जो हम जो भी आईसी हैं इनका यूज करके हम हाई प्रायोरिटी मैसेज को क्या करते हैं, इसमें कम्युनिकेट करते हैं। प्रोसेसिंग लेवल होता है जहाँ पे प्रोसेसर होता है, अगर कोई फॉल्ट फुल्ट आया तो उसे कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है। लीगेसी एंड स्काडा का यूज करके, और मॉडर्न जो ऑटोमेशन है उसका यूज करके हम जो हमारा सब स्टेशन है उसको क्या करते हैं, ऑटोमेटेड बनाते हैं, ऑटोमेटेड सब स्टेशन बनाते हैं। तो सब स्टेशन आपने देख लिया हम कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फीडर ऑटोमेशन। सेम एज इट इज, अभी हमने सब स्टेशन देखा, तो ये फीडर ऑटोमेशन क्या है, फीडर ऑटोमेशन इज सब सिस्टम यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली मॉनिटर, कंट्रोल एंड मैनेज फीडर फॉर द फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन एंड सर्विस रिस्टोरेशन। तो भाई जहां भी ऑटोमेशन आ गया मीन्स विद नो एनी मतलब हैविंग मोर प्रॉब्लम,
हमारा जो भी सिस्टम है वो बहुत ही आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। लाइक इसका की आइडिया क्या है कि ये हमारा फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, फिर आइसोलेट करेगा, फिर हमारा रीस्टोर एंड सप्लाई ऑटोमेटेड करेगा। तो फीडर ऑटोमेशन इंक्लूड क्या करता है? फॉल्ट लोकेशन आइसोलेशन, वोल्टेज कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल याद रखिएगा, रिएक्टिव पावर कंट्रोल ये किसमें आता है? फीडर में आता है। ये सब स्टेशन में मत लिख देना, ठीक है? मतलब फीडर में ही तो हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे ना यार। रिएक्टिव पावर कंट्रोल, लोड बैलेंसिंग, पूल्ड लोड पिकअप करेंगे। पूल्ड लोड क्या होता है? जो बहुत दिन से रुके हुए हैं, जो हमारा पिकअप, उसको कैसे हम पिकअप करते हैं? ऑटोमेटिक एंड रीक्लोजिंग, ये सब कुछ क्या है फीडर ऑटोमेशन में। लाइक फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, जैसे हमारे घर हैं, बहुत ज्यादा घर लगे हुए हैं, फॉल्ट आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ऑटोमेटेड आइसोलेशन, जैसे ये देख सकते हो, ये आइसोलेट कर दिया, ये हमारा ओपन सर्किट बन गया। तो ये हमारा ऑटोमेटेड है, ठीक है? ये हमारा सर्विस री आइसोलेशन, फिर से हमारा क्या है ये हमारा री आइसोलेशन, मतलब इधर से इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। तो ये हमारा सर्विस आइसोलेशन है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो फीडर ऑटोमेशन पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे फीडर ऑटोमेशन में इनके जो है एप्लीकेशन क्या है। लाइक पहला जो है वोल्टेज एंड वीएआर कंट्रोल। वोल्टेज एंड वीएआर कंट्रोल क्या होता है? वीएआर का वोल्टेज, एम्पियर और रिएक्टेंस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? तो वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल फीडर वोल्टेज एज पर डिमांड, वर्क इन पीक लोड, रिड्यूस लोड ऑफ पीक, ऑप्टिमाइज यूजेस। तो ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ फीडर ऑटोमेशन। दूसरा जो है रिएक्टिव पावर कंट्रोल होता है, जिसमें कि मेंटेन करता है पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी। याद रखिए, क्लोज टू यूनिटी मतलब ये बनाए रखने की कोशिश करता है। रिड्यूस लॉसेज इन सिस्टम, जो हमारा सिस्टम में लॉसेज उसको रिड्यूस करता है। तीसरा जो है फॉल्ट डिटेक्शन एंड सर्विस रिस्टोरेशन, लाइक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है डिस्टर्बेंस ओपन इन स्विच नियर, जो भी इसमें मतलब एरिया में अनअफेक्टेड हो रहा है, जहां भी हमें मतलब फॉल्ट को डिटेक्ट कर रहा है, वहां पे ये रिस्टोर करता है। इंप्रूव द सिस्टम रिलायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हमारा क्या करता है? सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है। एंड चौथा जो है ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डीएमएस कहते हैं। ये डीबीएमएस नहीं है, डाटा बेस जो भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ही फुल फॉर्म अच्छे से याद करना पड़ेगा। डीएमएस मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या होता है? मैनेज कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये मैनेज करता है, मैनेज कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी, इनेबल स्मार्ट ग्रिड ऑपरेशन। स्मार्ट ग्रिड ऑपरेशन को क्या करता है? इनेबल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस तरह से ये भी हमने स्लाइड को बहुत अच्छे से आपको कवर किया। आगे हम फंक्शन ऑफ फीडर ऑटोमेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये फॉल्ट लोकेशन आइसोलेशन एंड रीस्टोरेशन करेगा। FLIR से हम मतलब इसको याद कर सकते हो। FLIR से मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्ट को लोकेट करेगा, एज वेल एज इसको आइसोलेट करेगा, फिर रिस्टोर करेगा। वोल्टेज और वीआर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, फिर सब स्टेशन ऑटोमेशन, ट्रबल कॉल जो कि आपने पढ़ा होगा सेकंड यूनिट में, जिसे टीकॉम कहते हैं, आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है? रिकॉन्फ़िगरेशन जो हमारा फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनालिसिस, डीएसए। और डीएसए मतलब वो वाला डीएसए आप मत मतलब जो सीएससी का डीएसए है वो डीएसए में समझ लिया जाएगा, ठीक है? तो ये डीएसए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनालिसिस होगा, है ना? मान के चलो कोई कान में लीड लगा के कह सकता हूँ, जो मान के चलो एक दिन पहले ईयरफोन लगा के अगर सुन रहे हो और डीएसए का फिर वहां के जाके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लिखेंगे, तो भाई टीचर समझ जाएगा कि हाँ भैया ये सीएससी का बंदा है, नंबर वैसे ही देगा। तो लास्ट सेमेस्टर है, थोड़ा सा एक दो दिन पहले भी सीरियस हो जाओ और अच्छे से पढ़ लो। मैं पूरा एकदम अच्छे से कंटेंट दे रहा हूँ। अगर क्वांटम पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, लेकिन क्वांटम बेस एआई बहुत जगह से यूज करके, अपना दिमाग यूज करके मैं इस कंटेंट को बहुत ही बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म ये जीआईएस का होगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो जीआईएस होता है, इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो होता है, ये क्या करता है? यूज, कैप्चर, स्टोर। देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड हुई है, फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जीआईएस क्या करता है? कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालिसिस करता है एंड डिस्प्ले जियोग्राफिकल डेटा रिलेटेड टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लाइक इसका की आइडिया क्या होता है? ये डेटा को क्या करेगा? मैप करेगा, एनालिसिस करेगा। तो जीआईएस का काम ही होता है कि केवल वो कैप्चर करे, स्टोर करे, एनालिसिस करे। तो लाइक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, जो भी ये डेटा होता है, जितने ये घर हैं, जो भी है, मतलब बिल्डिंग है, उनका सभी का डेटा क्या करेगा? रिकैप्चर, रिस्टोर। और ये मतलब क्या करेगा? रियल टाइम इंटीग्रेशन करेगा, रियल टाइम डेटा इंटीग्रेट करेगा। और कंज्यूमर जो है, कस्टमर है, उनकी ट्रांसपेरेंसी को बहुत ही मतलब ये क्लियर कर देगा। तो ये हमारा जीआईएस का फुल फॉर्म होता है। आगे हम बात करेंगे इसका की फीचर क्या होता है। ये भी ऑटोमेटेड मैपिंग सिस्टम होता है। क्रिएट डिजिटल मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, डेटा बेस्ड इंटीग्रेशन करता है। लाइक लाइन का, ट्रांसफार्मर का, कंज्यूमर का, जो भी हमारा लिंक करता है मैप से, एज वेल एज लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर, फीडर का, ट्रांसफार्मर का, लोड का, ये क्या करता है? हमारा लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर करता है। रियल टाइम अपडेट ऑलरेडी हमने बताया। एंड वेब जो बेस्ड होता है एक्सेस, उसको ये एक्सेस करता है। एक्सेसिबल रिमोट व इंटरनेट, मतलब बहुत दूर जो हमारे इलाके हैं उनको भी ये रियल टाइम मॉनिटर करके वेब बेस्ड एक्सेस देता है विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईआईडी। आईआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके बेस्ट डिवाइस लाइक पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं एंड मेजरमेंट करते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा, आईडी पढ़ा, जो भी पढ़ा, इनका काम क्या है, स्मार्ट बना रहा है, सभी सब्स्टिट्यूशन को स्मार्ट बना रहा है ना। तो इसका की आइडिया क्या है, ये भी प्रोटेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा एंड कम्युनिकेट करेगा। लाइक सबसे पहला हमारा काम ये क्या करेगा, जो हमारा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये हमारा प्रोटेक्शन देगा, पहला प्रोटेक्शन विद द यूज ऑफ जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लाइक ये कम्युनिकेट करेगा। दूसरा हमारा क्या करेगा, पहले के बाद ये दूसरा हमारा कंट्रोल करेगा, पहले प्रोटेक्शन किया, दूसरा हमारा कंट्रोल किया, कंट्रोल के बाद मॉनिटर किया, है ना। मॉनिटर करने के बाद चौथा हमारा मीटरिंग किया, मीटरिंग करने के बाद फाइनली हमारा कम्युनिकेशन दिया। तो ये हमारा आईडी, आईडी का फुल फॉर्म आपने देखा, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। With the help of electronic device, we are doing so five things step by step. First is protection, second is controlling, third is monitoring, fourth is metering, and fifth one is communicating. This is how our IED is working. Now we are going to next slide. That slide name is feature of IED. Feature of IED. It's really cryptic point you can see here. I am going to give you like microprocessor based multi-functional होते हैं। तो कैसा लग रहा है, इंग्लिश में भी तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ यार, इतना प्रैक्टिस किया हूँ। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम टू डिलीवर माई जो भी एक्सप्लेनेशन है इन इंग्लिश और आइदर हिंदी। इट्स वन ऑफ द थिंग आई हैव डिड। थोड़ा सा बोल दूं, फाइनल ईयर है यार, फाइनल ईयर है और मेरा ये डिप्लोमा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। थोड़ा अभी मैं भी रेस्ट ले लूँ, आप भी रेस्ट ले ले। डिप्लोमा प्लस बीटेक, देखो डिप्लोमा प्लस बीटेक ये मेरा फाइनल ईयर है। 3 साल यहाँ हमने दिया और 3 साल हमने यहाँ दिया, और हाथ में भी क्या मिला, हाथ में भी मतलब 17,000 से 18,000 की जॉब मिल रही है कॉलेज से। अब बताओ ये इंसान 6 साल देने के बाद अगर इतने की जॉब मिल रही है, आप ही प्राइवेट कॉलेज से या बीटेक जो भी आप कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यार ये बीटेक करने का फायदा क्या, आप एक बार कमेंट करके बताना। और मैं तो छोड़ो ये सब, लेकिन बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि भाई अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, अगर आपका जो गोल है, तो फाइनल ईयर में हो, जो आपका गोल है, जो एम है, अगर फाइनल ईयर में आके डिसाइड करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबसे अच्छा होता है। तो बस मेरा मानना है यार, कोई भी आपके नियर बाय जो भी आपके जूनियर्स होंगे उनको एक अच्छा गाइडेंस देना कि अगर सेकंड ईयर से वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, नहीं तो आप भी वही हो जहाँ मैं हूँ। आई एम श्योर कि आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से होगे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो कोई ज्यादा तो नहीं कर पाए होगे। अगर कर लिए होगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए होगे तो यार कम से कम अपने से छोटे को अच्छे इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि यही मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, यही मैं लिख रहा हूँ। अगर गाइडेंस होती तो शायद मैं सेकंड ईयर से अगर मैं गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होता, तो आज ये मेरे को नहीं करना पड़ता जो मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब ये यूट्यूब पे इतना काम कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तो एक चीज है, अगर यूट्यूब पे मैं अच्छा काम कर लूँ तो जॉब करने से तो अच्छा है, मतलब 8 घंटा जॉब करने से अच्छा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा अधिक हो रहा है, मैं जानता हूँ कि आई एम टॉकिंग आउट ऑफ सिलेबस, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव such a kind of information to final year student who are looking, so that they can advise good thing to their juniors. Okay, तो फीचर ऑफ आईडी क्या होता है, ये जो होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, फास्ट एंड एक्यूरेट ऑपरेशन, मल्टी फंक्शनल होता है, परफॉर्म मल्टी टास्क इन अ वन डिवाइस, एक ही डिवाइस मल्टी टास्किंग ये करता है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन इनेबल्ड, लाइक स्काडा का यूज करके, आईसी का यूज करके, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वही है सब जगह वही है। मतलब चारों तरफ से मिला के सबका काम है ऑटोमेटेड बनाना, विद द यूज ऑफ डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल। फंक्शन ऑफ आईडी क्या है, वही है, प्रोटेक्शन करता है, लाइक ओवर करेंट प्रोटेक्शन करता है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करता है, फिर ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन करता है, थर्मल प्रोटेक्शन करता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन करता है। तो ये हमारा आईडी मतलब इंटेलिजेंट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें रिले के जगह पे हम अभी आप देखेंगे स्काडा के यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल कर रहे हैं, स्विचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, लोड कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वोल्टेज का, करंट का, पावर का, फ्रीक्वेंसी का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एज वेल एज कम्युनिकेशन फंक्शन लाइक सेंडिंग डेटा टू स्काडा कंट्रोल सेंटर एंड इनेबल रिमोट ऑपरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईडी। आईडी के फंक्शन क्या है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपका यूनिट का, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, सिस्टम दैट स्टोर एनर्जी इन द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्ट बैक इनटू इलेक्ट्रिकल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। लाइक देखो बैटरी का काम क्या होता है, अभी इसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या कह सकते हैं, फिगर ऑल्सो। बैटरी क्या करता है, बैटरी जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डबल ई हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिकल जो हमारा जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है केमिकल केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और जब हमें नीड होता है तो फिर ये केमिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल में मिलता है, जब हमें नीड होता है। तो ये हमारा स्टोरेज होता है, हम बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर, STORAD, स्टोर करते हैं चार्ज को, है ना।
तो ये लिख रहा है नीड ऑफ एनर्जी स्टोरेज टू बैलेंस जनरेशन एंड डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी सोलर विंड का यूज करके एज वेल एज इम्प्रूव पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। पावर सिस्टम के रिलायबिलिटी को हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। एज वेल एज हैंडल डिमांड, जब भी पीक डिमांड आता है उस समय हमारा बैटरी अगर जो होता है, अगर स्टोरेज सिस्टम हमारे पास है तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे इसका फुल फॉर्म बताएंगे। एस एम ई एस का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एनर्जी स्टोरेज। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोरेज होता है इसका फुल फॉर्म होता है एस एम ई एस। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज एज वेल एज सी ए ई एस, मतलब कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, एज वेल एज अल्ट्रा कैपेसिटर्स का हम यूज करके एनर्जी को स्टोर करते हैं। पंप्ड हाइड्रो एनर्जी का यूज करते हैं, एज वेल एज बैटरी एनर्जी स्टोरेज का हम यूज करते हैं, बीईएस, बैटरी स्टोरेज एनर्जी का यूज करते हैं। ये हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जस्ट हम अभी इसका मतलब एक ओवरव्यू दिए, अभी सबको हम वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में सुपर कंडक्टिव में जो हमारा एस एम ई एस एनर्जी स्टोरेज, इसमें क्या करते हैं, स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक इन द मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग कॉइल। सुपर कंडक्टिंग कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है, उसमें करंट को फ्लो करके हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टोर द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम स्टोर करते हैं विद द रोटेटिंग मास, मतलब बहुत बड़े मास को स्टोर करके फ्लाई व्हील, मतलब फ्लाई व्हील आप जानते होंगे, ऐसे जो होता है बहुत बड़ा बड़े जो व्हील लगे होते हैं, इसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं। और फ्लाई व्हील जो होते हैं एनर्जी को स्टोर करते हैं। एज वेल एज कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज सिस्टम, मतलब हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाते हैं, उसमें एयर को कंप्रेस करके हम क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो भी है काइनेटिक एनर्जी का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी में हवा को कंप्रेस करके हम यूज करते हैं। उसके बाद अल्ट्रा कैपेसिटर का यूज करते हैं। अल्ट्रा कैपेसिटर जो होता है, ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसको प्रोवाइड करके ये चार्ज को चार्जिंग करता है, डिस्चार्ज करके हमारे क्या करता है, ये हमारे अल्ट्रा कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करता है। पंप हाइड्रोज स्टोरेज, ऑब्वियसली यार जो हाइड्रो पावर प्लांट हमने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, लाइक ये जो डैम है, ये हमारा डैम होता है, जानते ही होंगे यार, पढ़े ही होंगे। ये हमारा रिजर्वायर होता है, ये हमारा रिजर्वायर होता है, RESIR रिजर्वायर जो भी होता है। और इधर से हमारा ये पानी बहता है, तो ये हमारा स्टोर्ड होता है ना, STORED, स्टोर्ड वाटर। और ये हमारा डैम होता है, ठीक है, तो यहाँ हमारा पानी ऐसे फ्लो होता है। ये हमारा स्टोर्ड पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज। उसके बाद बैटरी एनर्जी स्टोर, BES, जो कि हमारा केमिकल एनर्जी को करता है, वो स्टोर करता है, और जब हमें जरूरत होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है। तो इस तरह से हमारा ये इस स्लाइड हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। आगे हम बात करते हैं जो हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज, जो BES सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। वही जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका एप्लीकेशन क्या है, लोड लेवलिंग, मतलब कभी भी मतलब पीक लोड हो, कभी हमारा बेस लोड हो, तो उस समय क्या करता है, हमारे लोड को बैलेंस करता है, लेवलिंग करता है, बैकअप पावर सप्लाई देता है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज करता है। टाइप क्या होता है, फास्ट चार्जिंग बैटरी, स्लो चार्जिंग बैटरी। तो बैटरी होता है दो टाइप की होती है, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। लाइक बैटरी एनर्जी में जो होता है, ये केमिकली जो होता है, वो 17 से 14 मेगावाट कैपेसिटी तक ये करता है, बैटरी स्टोर कर सकता है हमारी एनर्जी को। और लाइक बैटरी में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट से जैसे हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारा इसमें अगर केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें आयंस हैं तो इसमें हमारा करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी तरह हम बैटरी को स्टोर करते हैं चार्ज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज है। ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हम जो कर रहे हैं, DC करंट फ्लो थ्रू द सुपर कंडक्टिंग कॉइल। तो सेम एज इट इज कि जो हमारा ये SME है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो DC करंट है उससे हमारे सुपर कंडक्टिंग कॉइल में जब ये फ्लो होता है तो एनर्जी स्टोर्ड होता है। इसका वर्किंग क्या है, व्हेन DC करंट इज पासेस थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग कॉइल। जब DC करंट हमारा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, जो सुपर मतलब ये कंडक्टिंग कैसे हमारा स्टोर करता है, देखिए, when a DC current passes through a conducting coil, जो कंडक्टिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। और इस तरह से हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है, और जब हमें रिक्वायर होता है एनर्जी रिलीज होता है, और हम इसे क्या करते हैं, अल्ट्रा फास्ट रिस्पांस होता है, हाई इफिशिएंसी होता है, नो एनर्जी लॉसेस होता है, आइडियल कंडीशन में मान सकते हैं इसको। डिसएडवांटेज, बहुत ही कॉस्टली होता है भाई साहब, बहुत ही कॉस्टली, एंड रिक्वायर कूलिंग सिस्टम। तो ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग कॉइल है, इसमें ये हम DC करंट फ्लो कर रहे हैं, और ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, इसमें हम फ्लूइड का भी यूज कर रहे हैं फॉर कूलिंग पर्पस, है ना। तो इस तरह से हमारा सुपर कंडक्टिंग जो है DC करंट का हम फ्लो करके सुपर कंडक्टिंग कॉइल में हम क्या करते हैं, ये जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब पंप्ड, जैसे हमने बताया, देखो अभी हमने जो बताया वही रिजर्वायर है,
ये हमारा डैम है, इधर से हमारा पानी आया, नीचे पानी आया, फिर टरबाइन है, टरबाइन से हमारा क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हुआ, और ये हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये हमारा जो लिखा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी वाटर जो है मेंटेन रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी पी मैं लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है। ये पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना, और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है ये वर्क करता है ना। तो वही है कि इसका एडवांटेज क्या है, जो एनर्जी स्टोर करता है, इक्वल टू रो जी एच भी, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ज्यादा हो जा रहा है ना। तो आगे हम बात करते हैं इसका एडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में बस यही है कि भाई जो है ये पूरा इको फ्रेंडली है ना, लाइक यूज मेथड हाई कैपेसिटी, लॉन्ग लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये भी हाई कॉस्टली होता है, और ये सूटेबल ज्योग्राफिक लोकेशन, ये हमारा लोकेशन पे डिपेंड करता है, जो हमारा इसका डिसएडवांटेज होता है। लोकेशन पे ही, केवल लोकेशन। अब सोचो कि हम मतलब डैम अपने एरिया में इधर बना दे तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मतलब एक हिली एरिया होना चाहिए, लोकेशन पे डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारा सी एस कंप्रेस्ड एयर, जो हमारा एनर्जी स्टोरेज है, लाइक ये क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को बाय कंप्रेसिंग एयर एंड स्टोरिंग इन द अंडरग्राउंड, जो है टैंक में हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब भी हमें नीड होती है, ये क्या करता है, यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द अंडरग्राउंड स्टोरेज, लाइक when energy is required, compressed air is released and driven turbine to generate electricity। जैसे ये हमारा जो है अंडरग्राउंड देख सकते हो, ये हमने स्टोर करके रखा है हवा को। ये पहले हमने हवा को स्टोर किया, जब हमें नीड होगा तो हवा जाएगा, और ये जो टरबाइन रखे हैं इसको मतलब रोटेट करेगा, रोटेट करके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें दे देगा। दिस इज हाउ ये जो है हम मतलब तीन टाइप के होते हैं, लाइक डाई जो है एबैटिक होता है, एडियाबैटिक होता है, एंड आइसोथर्मल जो होता है कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये होता है। तीन टाइप के होते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तीनों को चारों को देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको शायद क्वांटम में नहीं मिलेगा, ये हेल्प ऑफ एआई का हमने यूज किया। तो थोड़ा सा एडवांटेज हम बात कर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल के लिए जो हमारा कंप्रेस्ड एयर वाला है हम यूज कर सकते हैं। एज वेल एज ये जो है हमारा यूजफुल इन पावर सिस्टम। एज वेल एज डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज स्टोरेज जो है हमें चाहिए, बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड स्पेस चाहिए, बहुत ही बड़ा स्पेस चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चाहिए, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इफिशियंसी एनर्जी इज लेस एज कम्पेयर टू अदर मेथड से, ये क्या है, लेस इफिशियंस है जो एनर्जी स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे हम चारों को एक ही साथ हम क्या करते हैं, इसको मतलब कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो बीएस बैटरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है हमारा सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेटिक वाला हो गया, ये हमारा पंप्ड हाइड्रो हो गया, और ये कंप्रेस्ड हो गया। तो इसमें प्राइमरी एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसमें इलास्टिक प्रेशर, मतलब इसमें प्रेशर एनर्जी है। इसका रिस्पॉन्स जो क्या होता है, मॉडरेट टू फास्ट है, इसका बहुत ही, इसका मिली सेकंड में देख सकते हो, अल्ट्रा फास्ट होता है। ये स्लो होता है जो मतलब पंप्ड वाला है, और ये जो कंप्रेस्ड वाला है ये मॉडरेट होता है। इसकी लाइफ साइकिल क्या होता है, ये लाइफ साइकिल जो है 3 से 5 साल होता है। इसका लिमिट नहीं होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होता है, ठीक है। एज वेल एज लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट, जो कंप्रेस्ड ही है, जब तक हम कंप्रेस करेंगे तब तक चलेगा, कंप्रेस नहीं करेंगे हवा तो कहाँ चलेगा। प्राइमरी एडवांटेज का स्टैंडर्ड फॉर लोड जो है लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टेंट पावर लाइक डीसी लॉसेस के लिए हम यूज करते हैं। इसका मैसिव स्केल पे हम यूज करते हैं फॉर कॉस्ट रिजर्वेंस। एज वेल एज इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी एट स्केल, मतलब ऑफसेट पिक के लिए हम करते हैं, कभी कभी हमारा ऑफसेट हो गया तो उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं। प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है, लिमिट साइकिल विद डेप्थ ऑफ लाइफ स्क्रीन, ये एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है, एज वेल एज जियोग्राफिक पे डिपेंड करता है। और ये एक्सट्रीम जो फ्यूल का यूज कर हमें नीड होती है, लाइक कंप्रेस करने के लिए भी तो हमें एनर्जी की नीड होगी ना। तो ये हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं WAMS, वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम। वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट्स एन एडवांस्ड मॉनिटर, देखो यार लिखा है एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम विच यूज पावर सिस्टम टू मेजर मॉनिटर, यहाँ पे लिखे देखिए हाईलाइट भी किया, मेजर मॉनिटर एंड एनालाइज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर टू ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया इन अ रियल टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम में क्या करता है, हमारे जो है वाइड एरिया मैनेज करता है। एज वेल एज अगर बात करें नेक्स्ट, तो इट इज यूज सिंक्रोनाइज मेजरमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइम अलाइन डेटा फॉर इंटायर पावर ग्रिड, मतलब जो हमारा पूरा पावर ग्रिड होता है उसमें क्या करता है, ये पूरे हमारे पावर ग्रिड को मेजर करता है, सिंक्रोनाइज करता है टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ वाइड मेजर्ड, वो मतलब एरिया को मेजर करके क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है।
अब कंपोनेंट क्या लगे होते हैं इसमें, पीएमयू मतलब फेजर मेजरमेंट यूनिट का हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, एक डिवाइस है जो वोल्टेज को, जो करंट को एंड जो फेज एंगल है, इन तीनों को क्या करता है, मेजर करता है। as well as communication system transfer data from PMU to control center using the high speed communications link का यूज करके, जो PMU है उसका हम वाइड एरिया को हम मैनेज कर सकते हैं। एज वेल एज फेजर डेटा जो सेंटर होता है, पीडीसी, पीडीसी का फुल क्या होता है, फेजर डेटा सेंटर। इसका क्या होता है काम, ये कलेक्ट करता है, अलाइन करता है डेटा को मल्टीपल पीएमयू से डेटा कलेक्ट करके ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कंट्रोल सेंटर क्या काम होता है, डेटा को मॉनिटर करना और डिसीजन मेकिंग बनाना। दिस इज हाउ आवर WAMS वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स। नेक्स्ट हम स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या वर्किंग है, इस पे हम बात करेंगे। पीएमयू इंस्टॉल डिफरेंट लोकेशन मेजर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। मतलब पीएमयू को इंस्टॉल करते हैं, दिस मेजरमेंट सिंक्रोनाइज यूजिंग द जीपीएस सिग्नल को यूज करके। लाइक देख सकते हो यहाँ पे हम जीपीएस रिसीवर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेज लॉक सैंपलिंग कंट्रोल लगाते हैं, एलएएन का यूज करते हैं यार, कभी कहीं पीला कहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, चलो रेडी करते हैं। इसमें जो है एंटी, जो फिल्टर हम लगाते हैं, ये हमारा सिग्नल वोल्टेज इनपुट होता है। एंड ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करते हैं। फेजर जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वो हमारा मेजर कर लेते हैं। वही लिखा है पीडीसी का फुल फॉर्म अभी आपने देखा, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को बहुत ही डेटा को सेंड करते हैं, है ना। उसके बाद डेटा को एनालिसिस करते हैं, माइक्रो कंट्रोल करते हैं रियल टाइम में, ठीक है। उसके बाद फीचर क्या होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वाइड एरिया कवरेज, हाई एक्यूरेसी, टाइम सिंक्रोनाइज डेटा, फास्टर रिस्पॉन्स एंड फास्टर मतलब रिस्पॉन्स टू डिस्टर्बेंस। तो दिस इज हाउ अवर वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स। नाउ आगे हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है, इंप्रूव करता है सिस्टम रिलायबिलिटी, प्रोवाइड रियल टाइम। मतलब एक अगर बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो सब में वही है, देखो इंटरलेटेड, सब रियल टाइम मॉनिटर ही कर रहा है, सब हमारा जो है हेल्प कर रहा है प्रिवेंट बैक आउट करने में। बैक आउट जो होता है ना, उसमें अगर हम वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम हम करते हैं, जो भी हम डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर उसको एनालिसिस करते हैं, तो जो हमारा ब्लैकआउट होता है उससे हम क्या करते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सब सपोर्ट स्मार्ट ग्रिड ऑपरेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ, दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं, स्टेट एस्टिमेशन, system monitoring as well as distribution detection, event analysis like help in analyzing the system disturbance। सिस्टम को एनालिसिस कर लेता है पहले ही कि इसमें कौन से डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, स्टेबिलिटी को मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है हमारा वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्टेबिलिटी को। दिस इज हाउ मतलब हमारा WAMS वर्क करता है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस यूनिट का, PMU, इसका नाम होता है फेजर मेजरमेंट यूनिट। फेजर मेजरमेंट यूनिट इज अ डिवाइस, याद रखिएगा ये एक डिवाइस है जो कि हमारा पावर सिस्टम टू मेजर इन अ पावर सिस्टम में क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट फेज एंगल, रियल टाइम एंड हाई एक्यूरेसी। सबसे इंपॉर्टेंट है फेज एंगल को, जो हमारा फेजर मेजरमेंट यूनिट है। वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी तो करता ही है, ये फेज एंगल भी रियल टाइम विथ हाई एक्यूरेसी में ये हमारा क्या करता है, जो हमारा पीएमयू है वो मेजर करता है। PMU प्रोवाइड सिंक्रोनाइज मेजरमेंट बाय यूजिंग जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करके ये क्या करता है, ये बहुत ही यूजफुल फॉर अ वाइड एरिया मॉनिटरिंग को हमें मतलब बहुत यूजफुल बना देता है। वर्किंग क्या होता है, द इनपुट फ्रॉम एनालॉग सिंगल वोल्टेज कंट्रोल द फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डिजिटल एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। एंड जीपीएस प्रोवाइड कॉमन टाइम रेफरेंस फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एज वेल एज, मतलब ये कॉमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीपीएस का यूज करके कॉमन टाइम रेफरेंस फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हेल्प होता है। मतलब पीएमयू का यूज करके हम कोई भी सिस्टम, जो भी हमारे जनरेटर जो भी है, ग्रिड रिड्यूस, उनको क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से हमने मेजर करके रियल टाइम मॉनिटर पे इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। जो फेजर है, जो डेटा है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं कंट्रोल सेंटर पे। जो तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये पीएमयू का फिगर दिया वाला है कि यहाँ 3 फेज वोल्टेज है, एंटी एनालिसिस फिल्टर लगाए हैं, ये एडीसी लगाए हैं, फेजर लॉक वही है जो हमने अभी दिखाया था, जीपीएस यहाँ पर प्री एम्पलीफायर, ये हमारा जीपीएस एंटीना है जो कि हमारा डेटा को कलेक्ट कर रहा है, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा कम्युनिकेशन, एथरनेट स्काडा का यूज किया है। इस तरह से जो ये आपका डायग्राम है इसे जरूर याद करना, डायग्राम। और ये डायग्राम जो है अपने एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ये तो आप फाइनल में जानते ही होंगे। मेन कंपोनेंट हमारा पीएमयू का क्या है, एनालॉग टू डिजिटल एडीसी हो गया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, जीपीएस रिसीवर एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो ये हमारा इसका मेन फंक्शन, मेन कंपोनेंट हो गया। आगे हम बात करते हैं जो हमारा फेजर मेजरमेंट यूनिट है, ये मुझे लगता है 2 बार हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मतलब इसका एप्लीकेशन, क्या है, वोल्टेज स्टेबिलिटी को मॉनिटर करता है, जो हमारा वोल्टेज है स्टेबिलिटी को ये मॉनिटर करता है, हेल्प इन रियल टाइम मॉनिटरिंग एज वेल एज वाइड एरिया मैनेजमेंट, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, इंप्रूव द, जो हमारा पावर सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है। एडवांटेज क्या है, हाई एक्यूरेट होता है मेजरमेंट एज वेल एज टाइम सिंक्रोनाइज यूजिंग जीपीएस। जीपीएस का यूज करके हम इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं
आगे हम बात करें तो फास्टर इसका रिस्पॉन्स होता है, एज वेल एज रियल टाइम जो है डेटा एबिलिटी होता है, रियल टाइम डेटा एबिलिटी, इम्प्रूव द सिस्टम रिलायबिलिटी। सब में वही है यार, शुरू से अभी तक पढ़ रहे हो, सब में सेम डिटो वही है कि ये हमारे रियल टाइम कनेक्टिंग करते हैं, जो भी हमने पढ़ा, जितने भी टाइप का अभी तक हमने स्मार्ट सर्विसेशन, जो भी स्मार्ट जो है फीडर पढ़ा, सब एक ही तरह के हैं। इसमें क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज हाई इंस्टॉलेशन कास्ट, इसका कास्ट जो है बहुत हाई होता है, हाई इंस्टॉलेशन कास्ट, रिक्वायर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग। तो इसके कारण जो होता है पीएमयू का, इसके थोड़ा सा हमारा कम्प्लेक्स हो जाता है डेटा हैंडलिंग। लाइक इसमें इथरनेट सिस्टम स्पाडा का यूज करते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, मेमोरी जो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जीपीएस रिसीवर होता है, प्री एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है पीएमयू जो होता है फेजर मेजरमेंट यूनिट, फेजर मेजरमेंट, मेजर एम ई एस यू, जो भी है फेजर मेजरमेंट यूनिट का हम यूज करके ये हमारा पीएमयू जो है वर्क होता है। दिस इज फेजर मेजरमेंट यूनिट का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है सब कुछ हमने बता दिया। आगे इस तरह से जो आपका यूनिट है ये कंप्लीट हुआ तो आई एम श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मतलब वीडियो को शेयर कर दें, और प्लीज़ इसे मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें फॉर मोर डिटेल। थैंक यू।